चलिए, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है 23rd नंबर का क्वेश्चन, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ज्यादातर जनता को पता होता है कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, इजी कैटेगरी का है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा हो कि डिराइव कैसे होता है, तो मैं उनको डिराइव करके भी बता देता हूँ। फोकल लेंथ इज डिफाइंड फॉर पैराक्सियल लाइट रेज, और जब लाइट रेज किसी मिरर के ऊपर आके गिरती हैं, those light rays which are parallel to principal axis and paraxial after reflection passes through focus or appears to pass in case of diverging mirror. So in this case light rays are going to pass through focus, और ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा फोकस है, ये पोल है, एंड आई जस्ट वांट टू नो FP. दिस इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा ये लाइन जो है ये नॉर्मल है। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई, if this angle is I, then this angle is also I, and this angle is also I. Okay, this point is normal. ये point, इस point पे normal, CN is the normal. अब देखो ये है रेडियस, और अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी that will be r/2 due to symmetry. कैसे? ये जो दोनों ट्राइंगल है, कौन कौन से ट्राइंगल है? ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये आई है, ये आई है। ओके, दो एंगल 90 डिग्री, बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, वन साइड इज कॉमन, सो दिस टोटल डिस्टेंस इज r, सो हाफ डिस्टेंस विल बी r/2। ये दोनों जो साइड्स हैं ये इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। ओके, सो इफ यू वांट टू नो FP will be equal to CP minus CF, where CP is R and CF is r/2 sec I. चेक कर सकते हैं आप, दिस इज r/2 sec I. In case of paraxial light rays, the angle of incidence is very small. So if I is very small, less than 5 degree, I is tending to 0, sort of. In that case, cos I will be tending to 1. So this distance will be approximately r/2. तो ये इसका एक डेरिवेशन है, टेंटेटिव डेरिवेशन है। इसी तरह के डेरिवेशन हम लोग डाइवर्जिंग मिरर के लिए भी कर सकते हैं, और मैं जानता हूं 99% लोगों को ये डायरेक्ट याद होगा। तो अगर यही क्वेश्चन है तो वास्तव में बहुत इजी क्वेश्चन है, और आप डायरेक्ट ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। Next question is from rigid body dynamics, but again a very trivial question, simple question based on fundamentals of moment of inertia. You know, moment of inertia of ring about its diameter is mr square divided by 2. अब ये तो फॉर्मूला याद होने चाहिए, क्योंकि हम हर फॉर्मूला डिराइव नहीं करेंगे, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, आपको पता है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस mr स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये तो तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम हो गए। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, इट इज 2/5 mr स्क्वायर। सो बेसिकली दिस इज x, this is x, this is x, and this is 2x/5. अब आप चेक कर लीजिए कि कौन सा इसमें मैच कर रहा है। देखिए, अगर I1, I2, I3 बराबर है तो ये दोनों कट गए। सो x इज इक्वल टू 5/4 इंटू I4 इज 2x/5। ठीक है, तो x एक बार चेक कर लेते हैं, ये क्या आता है, 5 से 5 कट गया, x/2, कोई कैलकुलेशन एरर हुई, दोबारा चेक करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर इज mr स्क्वायर बाय 2, परफेक्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस, ये भी सही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर mr स्क्वायर बाय 2, ये भी सही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज 2/5 mr स्क्वायर, सब सही है। तो ये 2x/5 नहीं है, एक्चुअली यहाँ मिस्टेक हुई। mr square by 2 is x, so mr square is 2x, so this is basically 4x/5.
ओके, सो दिस इज 2 स्क्वायर, तो इसका मतलब करेक्ट है। ठीक, आप ऐसे ही बाकी भी चेक कर सकते हैं। I3, I1, I2, I3 तीनों बराबर है, सही है, लेकिन क्या I3 I4 से छोटा है? देख लेते हैं। I3 I4 से बड़ा है, तो इसलिए गलत हो गया, है ना। ये तो वैसे ही गलत हो गया, है ना। ये भी गलत हो गया क्योंकि वो सही है, तो फिर ये गलत है। इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो मैं वैसे ही टाइम लगा रहा था, मैं वैसे ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। आप खुद देख सकते हैं, जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर। दिस इज फ्रॉम आरबीडी। जनरली आरबीडी के क्वेश्चंस थोड़े से टफ नेचर के आते हैं, पास्ट में आए भी हैं, लेकिन ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, सिंपल। नेक्स्ट, you have an electromagnetic wave, mu r is given to you, epsilon r is given to you. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है स्पीड इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड इन मीडियम, और जो स्पीड होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 1/√μ एप्सिलॉन। जब आप सॉल्व करते हैं, इट कम्स आउट टू बी √μr into epsilon r. So here your refractive index is 2. So when your refractive index is 2, speed will be equal to 1.5 into 10 to the power 8 and your answer will be 15. तो जैसा कि उम्मीद थी कि इंटीजर्स बहुत आसान आएंगे, आप देख सकते हैं ये बड़ा आसान कैटेगरी का इंटीजर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर से क्वेश्चन की उम्मीद थी और उससे क्वेश्चन आया, और बहुत ही इजी कैटेगरी का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कह सकते हो कंट्रोवर्शियल मैटर था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की बात आई थी कि प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन जो है एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, वो कंफर्म थी नहीं थी, बच्चे आके बोलते रहते थे। तो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का क्वेश्चन है। दिस इज योर कैरियर वेव एंड ये वो मॉड्यूलेटेड वेव है जिसको आप लेकर के जाना चाहते हैं। तो जो इन दोनों के सुपरपोजिशन से जो वेव बनती है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 80 प्लस 20 साइन ओमेगा एम टी प्लस पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय साइन ओमेगा सी टी प्लस पाई बाय 6, है ना। ये टी है भाई, ओमेगा सी टी प्लस पाई बाय 6, राइट। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए कैरियर, दिस इज माय ए कैरियर, साइन ओमेगा कैरियर इंटू टी प्लस पाई बाय 6, दिस विल कम आउट एंड the remaining wave will be 1 plus A modulated divided by A carrier sin omega m t plus pi by 4। ये वाला जो फैक्टर होता है इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू बोल दो, एम बोल दो, उसकी वैल्यू इस केस में आती है 1/4। तो अगर आप परसेंटेज में मॉड्यूलेशन निकालेंगे, इट इज 25%, 1/4 इंटू 100। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स के और भी फॉर्मूले होते हैं, ए मैक्स माइनस ए मिनिमम अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिनिमम, क्योंकि जब ये दो वेव्स एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होती है तो कुछ इस तरह से एनवेलप बनता है इनका। दिस इज माई ए मैक्स एंड दिस इज माई ए मिनिमम। तो जो ए मैक्स होता है वो होता है वी एम प्लस ए एम प्लस ए सी, और जो ए मिनिमम होता है वो होता है ए एम माइनस ए सी। तो वो सब चीजें भी हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, हो सकता है कि किसी बच्चे ने अगर इस चैप्टर को थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो हो सकता है उसको डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो, ए एम बाई ए सी, दैट्स इट। तो क्वेश्चन वैसे इजी कैटेगरी का है, लेकिन अगर किसी ने पढ़ा नहीं होगा ये चैप्टर तो उसके लिए वो आउट ऑफ सिलेबस होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, इस बार जेईई मेन एग्जाम में आपको 5 क्वेश्चंस में चॉइस दी गई थी, और मुझे दिखाई दे रहा है ये इंटीजर का क्वेश्चन है, तो ये आपके चॉइस वाले क्वेश्चन में लाई करता है। तो जिन बच्चों ने किया होगा उनके लिए ये प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का एक आसान सा क्वेश्चन था, और जिन्होंने नहीं किया, ठीक है, हो सकता है उन्होंने पढ़ा ही नहीं हो तो उनको तो एकदम टफ लगेगा। तो वैसे इजी क्वेश्चन है, लेकिन किसी ने नहीं पढ़ा हो तो उसके लिए टफ क्वेश्चन है।
और आगे के पेपर्स के लिए थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का क्वेश्चन क्योंकि उन्होंने पूछा है तो हो सकता है आगे भी पूछे, तो जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ा है वो उसको और रिवाइज करें ढंग से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 27th, ये अगेन ऑप्शनल क्वेश्चंस में है। आपके पास एक रेजोनेंस सर्किट है, आर दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट दे रखा है। तो जिन बच्चों को क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला डायरेक्ट पता है उनको पता है एक्सएल बाय आर होता है एंड एक्सएल इज 2 पाई एफएल डिवाइड बाय आर। सॉल्व करेंगे तो ये क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 2000 क्वालिटी फैक्टर आ रहा है। यू हैव ऑल दी वैल्यूज। लेकिन क्वालिटी फैक्टर होता क्या है, अगर किसी बच्चे को वो जानना है तो थोड़ा सा मैं उसको आइडिया दे देता हूँ। जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो बेसिकली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का डिफरेंस होता है। बैंडविड्थ क्या चीज होती है का रेशियो होता है बेसिकली। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी divided by bandwidth is quality factor. And what is bandwidth? Bandwidth is the difference of half power frequencies. These are half power frequencies. These are the frequencies at which power of the circuit is half. जब power half होती है तो current जो है ना वो 1/√2 times हो जाता है. So if this is I max, then यहाँ पे जो current होगा वो होगा I max by √2. Okay, so F2 minus F1, where F1 and F2 are called half power frequencies. और हम लोग जब करंट को आधा करते हैं इसका मतलब ये है कि एक आधा नहीं मतलब √2 टाइम्स करते हैं, इसका मतलब ये है कि रेजोनेंस वाली सिचुएशन में जो इम्पीडेंस होता है विच इज इक्वल टू R, इस सिचुएशन में जो इम्पीडेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू √2R। और फिर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस निकालते हैं और यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो बैंडविड्थ कहलाता है और उसको जब यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ पहुंच जाते हैं। तो अब डेरिवेशन यदि आपको चाहिए देखना है तो दिस डेरिवेशन इज अवेलेबल इन एनसीईआरटी ऑल्सो। और यदि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डेरिवेशन में यहाँ भी बता सकता था बट आई डोंट थिंक दिस इज राइट प्लेटफॉर्म। आप कभी वीडियो लेक्चर्स में हमारे रिलायबल इंस्टीट्यूट के डेरिवेशन को देख सकते हैं और यू कैन ज्वाइन आवर इंस्टीट्यूट फॉर सच डिटेल्ड एनालिसिस एंड इस तरह के जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको जानने के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं एनी टाइम। वी आर ऑलवेज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ट्रिवियल क्वेश्चन है डायरेक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं इनफाइनाइट से 1 यानी कि ये सीरीज लिमिट है, लाइमन सीरीज की दिख रही है। इन्फिनिटी से जब इलेक्ट्रॉन 1 पे जंप मारता है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आती है विच इज ऑल्सो कॉल्ड सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज। एंड थर्ड, पहली बात ये बामर सीरीज है, जब n बराबर 2 पे जंप मारते हैं तो यहाँ 5 से 2 का मतलब हो गया इट इज थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज एंड दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ पार्शियन सीरीज। सो ट्रिवियल क्वेश्चन, ये मॉडर्न फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, बोर मॉडल पे बेस्ड है, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन, ये EMI का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वैसे क्वेश्चन EMI का है लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर होता है जनरली उसको अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है। वैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट दोनों ही एक दूसरे से कपल्ड चैप्टर्स हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मर पे बेस्ड क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो अंडर इजी कैटेगरी। यू हैव ए ट्रांसफॉर्मर, वो ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन एक बार चेक कर लेते हैं। यू हैव ए 220 वोल्ट सप्लाई और उधर आउटपुट 12 वोल्ट का है। इफ द सेकेंडरी नंबर्स 24 यहाँ पर है देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, आपको n प्राइमरी जानना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेक्टिफायर लगा हुआ है, इसका मतलब वो AC को DC में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर हम एक अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज डालते हैं जो स्टेप डाउन होकर के यहाँ पे आपको मिलता है और उसके बाद वो यहाँ पर DC में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर, जिसका आपको वोल्टेज दे रखा है 12। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC इनटू DC। फुल वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर, दोनों तरह के रेक्टिफायर होते हैं। उसके बाद लगाए जाते हैं फिल्टर। फिल्टर उसको कांस्टेंट DC में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे 12 वोल्ट का पीक ये बताता है कि यहाँ भी जो पीक है वो 12 वोल्ट का ही होगा, ठीक है। तो हम 220 वोल्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं 12 वोल्ट में। सो आई कैन जस्ट राइट NP
डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 220 डिवाइड बाय 12। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 440। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये तो मैंने ज्यादा टाइम लगाया, मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर के बाद जो रेक्टिफायर होता है वो रेक्टिफायर क्या काम करता है। एसी को डीसी में, यहाँ ये इनपुट आता है, फिर ये कन्वर्ट करता है उसको डीसी में। बाकी ये फॉर्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन फ्रॉम ईएमआई चैप्टर और एसी, दोनों में किसी भी चैप्टर में आप इसको मान सकते हैं। क्वेश्चन जो था वो असल में म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड था, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर होता है, इट इज अ डिवाइस व्हिच वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर पेपर, सॉरी, ये क्वेश्चन भी ट्रिवियल क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। पहली बात तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है बच्चों h डिवाइडेड बाय p। सो व्हेनेवर p इंक्रीजेस, डी ब्रोगली वेवलेंथ डिक्रीजेस। As lambda increases, energy and the momentum increases। तो lambda अगर बढ़ेगा तो एनर्जी एंड मोमेंटम इंक्रीज होता है कि नहीं होता? यार ये उल्टा लग रहा है, क्योंकि लैम्डा बढ़ेगा तो पी घटेगा, पी घटेगा इसका मतलब मोमेंटम घटेगा। तो ये गलत स्टेटमेंट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर कट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से है, मैटर वेव्स वाले चैप्टर से है और इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट पेपर ऑफ जेई मेन फेब्रुअरी अटेम्प्ट। पहला पेपर था ये आज का और पहली शिफ्ट का पेपर था। हम लोगों को भी इस पेपर के सॉल्यूशन को बनाने के लिए थोड़ा सा भी हम कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो सके इसको बनाए, क्योंकि अगले दिन के जो बच्चे जो टेस्ट देने वाले होते हैं, कहीं ना कहीं उनका माइंड सेट होता है ये देख करके कि पहले दिन जो है किस तरह का पेपर आया। कहीं ना कहीं उनका कांस्टेंट मतलब ये कह सकते हो कि उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बूस्ट होता है। उनको आइडिया लगता है कि मैंने जो तैयारी करी वो सूटेबल तैयारी है कि नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये पेपर थोड़ा सा फिजिक्स वाले पार्ट का थोड़ा ज्यादा इजी था। जरूरी नहीं कि आपका हर पेपर इजी हो, तो यू हैव टू बी केयरफुल, हमेशा केयरफुल रहिए। और ये जो पेपर था इसके डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा मुझे लगा कि कुछ चैप्टर्स बहुत कम पूछे गए हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर नहीं था, न्यूटन्स लॉ नहीं था, उसके अलावा मुझे सर्कुलर भी नजर, सर्कुलर तो फिर भी थोड़ा था, वो ग्रेविटेशन में मिक्स हो गया था, फ्लूइड नजर नहीं आया, सरफेस टेंशन नजर नहीं आया। तो कहीं कुछ चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा था तो कुछ चैप्टर्स का वेटेज कम था। और बट एनीवेज देयर इज ऑलवेज अ चांस कि वो बच्चा जो है, क्योंकि उसके पास 5 क्वेश्चंस को चुनने का ऑप्शन था, तो जो बेस्ट हो सकता है उसने अपने हिसाब से चुने हो और सभी बच्चों का पेपर अच्छा हो, सभी बच्चों के अच्छे रैंक आए, सभी बच्चे अच्छे कॉलेजेस में जाएं, यही हमारी इच्छा है, यही हमारा आशीर्वाद है। गुड लक, थैंक यू वेरी मच।